आप सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हमको पेपर अपना अटेम्प्ट करना है। टर्म 1 का 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस जैसे हमको करने होते हैं, तो हम आपके लिए पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं आज की वीडियो में। जिस तरीके से मैं सोचता हूं, यानी कि एक मैथमेटिक्स का टीचर पेपर को देख के, यानी कि क्वेश्चंस को देख के सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आती है, मैं वो चीज आज आपको सिखाने वाला हूं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने क्वेश्चन वन वर्ड होंगे उनको हम बिना सॉल्व करे तुरंत टिक लगा दें, क्योंकि देखिए हमारे पास 50 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी हमारे पास 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से 40 हमको करने हैं और हमारे पास 1.5 आवर मिलेगा। तो यानी कि 90 मिनट्स हैं और 40 क्वेश्चन करने हैं, तो हर क्वेश्चन पे 2 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हम डिवोट कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि अगर आप 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं तो 40 में से कम 10-12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आप पढ़ते ही टिक लगा देंगे बिल्कुल, जिसमें टाइम खराब करना पड़ेगा ही नहीं। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में टाइम बचाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको पूरा सॉल्व करना पड़ता है और तब जाके उनका आंसर आता है। तो हम अपना टाइम बचा के उन क्वेश्चंस पे टाइम फोकस करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि हमारे पास पेपर की इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं इसमें। तो पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, उन 20 में से हमको 16 अटेम्प्ट करने हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, 20 क्वेश्चंस में से हमको केवल 60 ही अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही अगर सेक्शन बी की बात करें, उसमें भी आपको 20 मिलेंगे और कोई 16 अटेम्प्ट करने हैं। तो 16 और 16 32 हो गए। ऐसे ही जब सेक्शन सी का नंबर आएगा, जिसमें हमारी केस स्टडी होती है, सेक्शन सी में हमारे पास 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन 10 में से हमको कोई 8 क्वेश्चंस करने होंगे, जिससे मिला के हमें 16, 16, 32 और ये 40 हो जाएंगे। और ये देखिए 20, 20 और ये 10, यानी कि 50 क्वेश्चंस टोटल मिलने वाले हैं, जिसमें से हमको केवल 40 अटेम्प्ट करने हैं। मैं इस वीडियो में आपके लिए 50 के 50 अटेम्प्ट कराऊंगा किसी एक सैंपल पेपर के, लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनमें से कौन से करते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और टर्म 1 के एग्जाम से पहले अपने साथ के हर बच्चे को भेजें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए में जो हमारे पास 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें से पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वन ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज। यानी कि कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा कौन सी ब्रांच होगी इनमें से, π/2 से 3π/2, पाई से 2π माइनस 3π/2, यानी एक्सक्लूड करना है इसको, 0 से पाई या 2π से 3π। अब सोचिए, देखिए कॉस इनवर्स हमको पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसका, हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। अब फर्स्ट और सेकंड तो यहां दिख रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, π/2 से 3π/2 का ऑप्शन भी बेकार है। तो एक बार देखें, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, हिसाब लगा के देखें इसको। अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो यहां 0, ये हमारा π/2, पाई 3π/2 और ये वापस से 2π। तो आप पता लगा पा रहे हैं क्या? देखिए 2π से 3π तक, अगर ये एक बार हम पूरा चक्कर लगा लें तो 2π हुआ यहां तक, और 2π के बाद अगला जो पाई आएगा वो यहां तक आएगा, यानी 2π से 3π हमारा वापस से घूम के यहां आ गया। वैसे भी जो कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच होती है हमारी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट होती है, और 2π से 3π भी आप चेक करें तो एक चक्कर पूरा लगाने के बाद ये 2π से 3π जो है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। इसीलिए यही इसका सही आंसर होगा। मैं यही कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए और हम आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 3x² plus x plus 4 at x equal to 3 is। अब हम सबको पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम dy by dx कहते हैं। उस dy by dx को हमें at x equal to 3 पे
पूछ रहा है वो। और ये 29, 19, 1.9 और 16 चार ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है dy बाई डी एक्स फाइंड करने का। चलिए dy बाई डी एक्स हुआ हमारा 6x प्लस 1, ये हुआ हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को अभी तो एक जनरल स्लोप आया है, लेकिन वो वहां पे पूछ रहा है जहां पर x की वैल्यू 3 आएगी, यानी dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो देखिए x की वैल्यू 3 अगर यहां पुट करी जाए तो 6 इंटू 3 प्लस 1 यानी 18 प्लस 1 इज 19, यानी कि 19 देखिए हमारा बी ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये थोड़ी स्पीड में चल रहे हैं हम, कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो रखी है हमको 3 बाई 3 की, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और नन ऑफ दीज। सबसे पहला इंप्रेशन जो पड़ता है इसको देख के वो चलता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इत्तेफाक से स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद आइडेंटिटी, जो कि ये है नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो 1 1 1 होते हैं, डायगोनल पे छोड़ दीजिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में तो डायगोनल पे हमारे 0 होते हैं, वो भी नहीं है। तो ले देखिए सिमेट्रिक बच रही है, क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन हमको पता है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, या फिर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के जब इक्वल हो जाता है तो उसे हम सिमेट्रिक्स बोलते हैं मैट्रिक्स। तो देखिए ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं इस कॉन्सेप्ट से, और फिर a डैश इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज करिए वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा फेवरेबल केस इसमें सिमेट्रिक्स ही लग रहा है। तो ये आंसर लगा के हम अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। देखिए हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल हैविंग 24 एलिमेंट्स, कितनी मैट्रिक्स होंगी जिनमें 24 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका यही है कि आप 24 के फैक्टर कर लीजिए। किस किस की मल्टीप्लाई करके 24 आता है, जैसे देखिए सबसे पहले तो 24 इंटू 1 लिखते हैं एक, तो इसका उल्टा भी लिख दीजिए 1 इंटू 24। ओके, अब 24 के बाद 12 का नंबर लगाएं तो 12 टू जा 2 इंटू 12 24 24 12। अब 8 का नंबर लगाएं तो 8 3 जा और 3 इंटू 8। अब 8 के बाद 6 का नंबर भी आता है, 6 4 जा तो 4 6 जा। अब 6 के बाद अब 5 आता है, 5 के बाद 4 आता है, तो 4 तो यहां इंक्लूड हो ही गया है। तो फिर देखिए 4 मैट्रिक्स ये बन सकती हैं, ये मतलब इस ऑर्डर की बन सकती हैं, और 4 मैट्रिक्स इनके जस्ट रिवर्स ऑर्डर की बन सकती हैं, यानी कुल मिला के 8 मैट्रिक्स बन सकती हैं जिनमें 24 एलिमेंट्स होंगे। तो 8 यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x is equal to 4 cos cube 3 theta, comma y is equal to 5 sin cube 3 theta at theta is equal to pi by 4 is, और ये 5 by 4, minus 5 by 4, 7 by 4 and 9 by 4 चार ऑप्शंस हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म है और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा dy by dx ही होता है, यानी कि इनडायरेक्टली हमसे dy by dx पूछा है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो हमको आता है निकालना। वो पहले हमको dx अपॉन d थीटा निकालना होता है। तो 4 कांस्टेंट, cos क्यूब 3 थीटा का मतलब होता है cos 3 थीटा का होल क्यूब, यानी कि 3 cos स्क्वायर 3 थीटा। उसके बाद cos 3 थीटा का करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का sin 3 थीटा। उसके बाद 3 थीटा का भी करना पड़ेगा जो कि आएगा हमारा 3। ओके, ऐसे ही हमको dy बाई डी थीटा भी करना पड़ेगा। देखिए 5 ऐसे कैसा, अब sin क्यूब 3 थीटा का मतलब उसका होल क्यूब, यानी 3 sin 3 थीटा, और फिर sin 3 थीटा का हो जाएगा हमारा cos 3 थीटा, और फिर 3 थीटा का हमारा 3। ये हमने डेरिवेटिव कर लिया। अब हमको जब dy बाई dx निकालना होता था तो ये अपॉन ये करना पड़ता है, लिख देता हूं। देखिए ये हो गया 15 इंटू 3 sin स्क्वायर 3 थीटा इंटू में cos 3 थीटा, और पूरे के अपॉन में 4 3 12 3 cos स्क्वायर 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, और एक माइनस था वो हमने यहां पे लगा दिया। अब देखिए एक साइन 3 थीटा से एक साइन 3 थीटा हट जाएगा, एक cos से एक cos हट जाएगा, तो बचा हमारा क्या
15 इंटू 3, ओके 3 से हट गया ये 12 बार 3 5 जा 3 4 जा, माइनस का 5/4 बचाइए और साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा यानी कि tan 3 थीटा। अब हमको इस dy बाई dx को एट थीटा इज इक्वल टू π/4 चाहिए, तो माइनस का π/4। देखिए अब tan 3 थीटा, ये π/4 होता है 45 की 3 में इंटू करेंगे हो जाएगा 135, और 135 और tan वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू होती है माइनस में, और 135 पे होता है माइनस का 1, तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारी -1 और माइनस का 5/4 पहले से था, यानी कि आ गया हमारा ये प्लस का 5/4, यानी कि ऑप्शन हो गया ए वाला सही जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 3, 2, -1, 4 एंड 6, k is 7 square units, possible values of k is /r। 3, -4, -3, 4, 3, -4, यानी कि ये तीनों वर्टेक्स हमको मालूम है, जिसमें से एक y कोऑर्डिनेट हमको अननोन है जो कि k की फॉर्म में है, एरिया हमको पता है ट्रायंगल का, तो k की वैल्यू या फिर वैल्यूज इनमें से कौन सी आनी चाहिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास 12th में भी है डिटरमिनेंट्स के अंदर, कि डिटरमिनेंट की मदद से हम एरिया ढूंढ सकते हैं, और एक तरीका हमको 10th वाला ही पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्योंकि अब हमको केवल एमसीक्यू के हिसाब से टिक लगाना है, तो ये आपकी इच्छा है, आप किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं, चाहे डिटरमिनेंट से और चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। चलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले से करें, तो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, और एरिया हमको देखिए दे रखा है इसमें 7, और जब भी आपको पता होगा मोड में कोई अननोन वेरिएबल आता है, जैसे k आने वाला है, तो हम उसको प्लस और माइनस 7 लेके चलने वाले हैं। x1 देखिए हमारा 3 है, y2 - y3 यानी 4 - k प्लस x2 हमारा है -1 y3 k -2 प्लस x3 हमारा 6 है y1 - y2 2 - 4, ये हो गया हमारा 1/2। अब मोड को हटा देते हैं क्योंकि हम प्लस माइनस तो लगा ही चुके हैं यहाँ पर, ओके ये हो गया 3 4 12 - 3k माइनस का k और प्लस का 2, और ये 2 - 4 हुआ हमारा -2, उसकी 12 में हुई तो माइनस का 12, और यहां तो प्लस माइनस 7 चल ही रहा है, ओके प्लस माइनस 7 इक्वल्स टू हाफ, ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हो गए, तो ये बना माइनस का 4k एंड प्लस का 2, इसको उधर भेज दें तो प्लस माइनस 14 -4k प्लस 2। अब हमारे पास दो केस बनते हैं, एक बार प्लस का 14 लेके चलना पड़ेगा, एक बार माइनस का 14 लेके चलना पड़ेगा। तो जब हमने 14 प्लस का लिया और माइनस का 4k प्लस 2 है, तो ये इधर आ जाएगा, बन जाएगा हमारा 12 इक्वल्स टू माइनस का 4k, तो ये k की वैल्यू एक तो आ गई हमारी -3। अच्छा जी, अब जब हम माइनस का 14 लेके चलेंगे और इधर तो माइनस का 4k प्लस 2 है ही, ये इधर आएगा तो ये बन गया माइनस का 16 इक्वल्स टू माइनस का 4k, इससे कैंसिल, k की वैल्यू आ गई एक 4, तो एक तो k की वैल्यू आ रही है -3 और एक वैल्यू आ रही है k की 4, -3 और 4 यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वैल्यू। डिटर्मिनेंट की मदद से भी हम इसको कर सकते थे, आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसको भी सॉल्व करके यही वाली वैल्यू बनती है, तो किसी तरीके से करिए, बात एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों बिल्कुल वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, टाइम नहीं खराब करेंगे, देखिए हम बिल्कुल भी। ए हमको एक सेट दिया है, सेट ऑफ ऑल मेल मेंबर्स इन सोसाइटी, यानी कि जितने भी मेल मेंबर्स हैं उन सबके कलेक्शन का एक सेट बना रखा है, और एक रिलेशन बनाया हमने इसी सेट पे ए पे, जो इस तरीके से है, सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी आर सिस्टर्स देन आर इज। अब सोचने वाली बात देखिए, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और नन ऑफ दीज। सोचने वाली बात यह है कि अगर जो सेट है हमारा वो मेल मेंबर्स का है और रिलेशन
उसी सेट पे बन रहा है और रिलेशन में केवल ये जो दो पेयर हैं वो दोनों सिस्टर्स हैं। तो जब हमारे सेट में एक भी फीमेल नहीं है, केवल मेल मेंबर्स हैं, तो रिलेशन में तो कोई आ ही नहीं सकता। बिना सोचे आप एम्प्टी रिलेशन पे टिक लगा सकते हैं टाइम बचा के अपना। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। ये तो पॉइंट हम सबको पता होना चाहिए, इसका तो प्रूफ भी हमको कराया जाता है कि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 ही होते हैं। थोड़ी देर पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में इसका यूज किया था। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं टाइम बचा के अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 1,1 एंड टेंजेंट टू द कर्व y is equal to e की पावर 2x plus x square drawn at x is equal to 0 is। यानी एक पॉइंट गिवन है और उस कर्व पे बनने वाली टेंजेंट जो कि x is equal to 0 पे हो, तो इस पॉइंट और उस टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2 यूनिट, 1/√5 यूनिट्स, 2/√5 यूनिट्स या 3/√5 यूनिट्स। अब हमको पता होना चाहिए, 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था हमने एक, कि अगर हमको कोई पॉइंट दे रखा होता है x1, y1 और एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डले, अगर इसकी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होती थी, तो जो डिस्टेंस निकालते थे हम वो मोड में इन्हें पुट करके निकाल लेते थे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में ये हमारा a का स्क्वायर, ये वाला a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हमें पॉइंट पता है, बस हमको पहले टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है, और टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढने से पहले हमको dy by dx ढूंढना पड़ेगा पहले। तो dy by dx देखिए हमारा कितना आ रहा है, 2e की पावर 2x प्लस 2x, और इस dy by dx को x इज इक्वल टू 0 ढूंढेंगे जब, तो e की पावर 0 1 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी dy by dx तो आ गया 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई हमारी। अच्छा, उसके लिए हमारे पास पॉइंट भी होना चाहिए। ओके, x की वैल्यू 0 को कर्व में पुट करें तो y इज इक्वल टू e की पावर 0 1 प्लस 0, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1। तो पॉइंट हमारा आ गया जिसपे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी 0, 1। अब इक्वेशन निकालते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx, यानी 2x माइनस x1। तो ये बनी हमारी y माइनस 1 इक्वल टू 2x, इन उधर भेजें, 2x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। ये आई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये इक्वेशन हमारी ये वाली आ चुकी है, ये पॉइंट हमको पहले से दे रखा है 1,1। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, मोड के अंदर इस इक्वेशन में इस जगह पर x और y पुट होता है, यानी कि ये 1 1 पुट होते हैं, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट 2 है, उसका स्क्वायर हो गया हमारा 4, प्लस y के कोफिशिएंट माइनस 1 है, उसका स्क्वायर हो गया हमारा प्लस का 1। तो देखिए 1 1 कैंसिल, बचा 2 अपॉन में √5। तो यही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, 2 अपॉन √5, जो कि है सी वाला। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 43 पाई अपॉन 5 इज। अब हमको ये बात मालूम है कि इस साइन इनवर्स से ये cos अभी तो कैंसिल नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स होता और साइन होता, तब भी वो दोनों कंपैरिजन से हट नहीं सकते थे, जब तक कि ये वाली वैल्यू इनकी डोमेन रेंज वाले कॉन्सेप्ट को फुलफिल ना कर दे। तो हमको देखिए 3 पाई बाय 5 माइनस 7 पाई बाय 5, पाई बाय 10 माइनस पाई बाय 10, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो क्यों ना इस जो ये एंगल है इतना बड़ा, इसको पहले छोटा करने की सोचें। तो देखिए, अगर साइन इनवर्स बाहर है, यहां हमने cos लिया, नॉर्मली हम लोग पाई और 2 पाई का यूज करते हैं इन एंगल्स को छोटा बड़ा करने के लिए। तो अगर मैं यहां पर आपके लिए पाई लगाता हूं और प्लस समथिंग लगाता हूं, क्योंकि अपॉन में देखिए ये वाली वैल्यू 5 ही है, तो यहां पर 5 है और ये पाई रखूं केवल, तो 5 पाई प्लस समथिंग, तो ये 43 पाई बहुत दूर है, अभी 5 पाई हो जाएगा ना एलसीएम लेके। ओके, तो पाई से काम नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो 5 टू 10 पाई प्लस समथिंग, अभी भी 43 बहुत दूर है, तो 2 पाई से भी काम नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसे 4 पाई रखूं तो 5 4 20 पाई प्लस समथिंग, 43 पाई अभी भी बहुत दूर है, तो 4 पाई भी हटाइए। 6 पाई देखिए,
5 6 या 30 पाई, अभी भी 43 बहुत दूर है। ओके हटाइए इसे, 8 पाई, 5 8 जा 40 पाई। अब 40 पाई प्लस 43 पाई बहुत पास आ गया है, तो 8 पाई में अब देखिए 40 हो गया, तो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि केवल हमको 3 पाई ऐड करना पड़ेगा। 5 8 जा 40 पाई ये हो गया और 3 पाई यानी 43 पाई बाय 5 बन जाएगा हमारा। यानी हमने इतने बड़े एंगल को इतने छोटे से में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए उतना टफ नहीं रहा जितना वो था। अब देखिए cos 8 पाई, अब आपको हिसाब मैं याद दिला देता हूं एक बार। 8 पाई देखिए यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं तो 2 पाई पूरा एक बार यहां हुआ, 2 बार भी यहीं आएगा, 3 बार भी यहीं आएगा और 4 बार भी यहीं, तो 8 पाई कवर हो गया। प्लस का 3 पाई बाय 5 हम ये मानते हैं यहां पर पहुंच गया होगा फर्स्ट में। अभी हम नहीं देख रहे कितना बड़ा एंगल है, हम मान रहे हैं यहां पर पहुंच गया ये। ओके, तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, यानी cos 3 पाई बाय 5 इस पूरे की वैल्यू को हम इतना सा लिख सकते हैं। अब अगर हम हिसाब लगाएं कि 3 पाई बाय 5 एक्चुअली में होता कितना है, तो 5 से कटेगा ये पाई हमारा 36 बार, 36 इंटू 3 108, 108 डिग्री ये हमारा एंगल है। और cos हमको पता है कि देखिए बाहर साइन है और अंदर cos है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ये साइन ना बन जाए। तो क्यों ना हम इसको अगर साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये ऐसे के ऐसा पाई बाय 2 यानी 90 में क्या ऐड करेंगे आप कि 108 आ जाए, 18 डिग्री, और 18 को आप पाई बाय 10 लिख सकते हैं। पाई होता है 180, 180 अपॉन 10 करेंगे 0 0 18 ही बचेगा। यानी कि आप इस वाली वैल्यू को cos 90, cos ऐसे कैसा, इस 3 पाई बाय 5 को हमने 90 प्लस पाई बाय 10 लिख दिया। अब cos 90 प्लस थीटा को हम लोग माइनस का साइन थीटा बोलते हैं। ओके, ये साइन इनवर्स ऐसे कैसा माइनस का साइन थीटा यानी पाई बाय 10। अभी भी हम इन दोनों को नहीं हटा सकते जब तक ये माइनस बीच में है। तो हमको एक चीज और पता है, ट्रिग्नोमेट्री के ही कॉन्सेप्ट हम बार बार लगाते रहेंगे। इस माइनस को मैं अंदर भेज सकता हूं एंगल में, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ओके, अब क्योंकि ये जो 18 डिग्री है वो साइन के डोमेन में आ चुका है, तो हम इस साइन इनवर्स से साइन को हटा सकते हैं और अल्टीमेटली हमारा आंसर माइनस का पाई बाय 10 आ चुका है। माइनस का पाई बाय 10 यानी डी ऑप्शन। मैं उम्मीद करूंगा ये ब्रेक करने वाला तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सेट दिया है हमको 1 2 3 और एक रिलेशन R इन सेट A ये दे रखा है जिसमें एक ही पेयर है केवल 1,3 इज। अब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर इक्विवेलेंस है, ये हमको पता लगाना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन तब होता है जब वो इस सेट में बन रहा है, तो इसमें 1 1 2 2 3 3 होने जरूरी थे, यानी नहीं हो सकता। सिमेट्रिक के लिए कहता है कि अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना कंपलसरी है, ये भी नहीं हो सकता। अब ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में 3 कंडीशन होती हैं जिसमें से 2 गिवन होनी चाहिए, तब हम तीसरी को प्रूव करते हैं। अब 2 गिवन के लिए अगर पहले वाली हम मान भी लेते हैं 1 3 है, तो अगले वाली भी यानी a, b है तो b, c भी होना चाहिए था, तब हम a, c चेक करते। जब b, c है ही नहीं, केवल एक ही है, तो हम इसको ट्रांजिटिव तो मान सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव ना होने का कारण तब होता जब ab होता, bc होता और ac ना होता। जब अब ab पे ही छोड़ दिया इसने, यानी हम इसको ट्रांजिटिव की कैटेगरी में तो डाल सकते हैं और इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहा है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 x बिलोंग्स टू r इफ एग्जिस्ट इज 2 5 -5 और डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की पूछ रहा है हमसे क्या होने वाली है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के तरीके हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव वाले भी थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस देखिए बिना डेरिवेटिव के भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट करें, यानी 3x स्क्वायर ऐसे कैसा, 6x ऐसे कैसा, इस 8 को अगर हम 3 प्लस 5 के फॉर्म में लिख लें, तो इन तीनों में से हम 3 कॉमन ले लें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 5 ऐसे कैसा, और ये देखिए बन गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। ये हमने सिंप्लीफाई इसको कर लिया। तो अब सोचने वाली बात देखिए क्या हो सकती है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये पूरी वैल्यू
हद से हद 0 हो सकती है जब x की वैल्यू -1 डल जाए, तो ये हिस्सा हट जाएगा, तब भी इस पूरे की वैल्यू 5 तो यानी फंक्शन की वैल्यू 5 तो आएगी ही आएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो 5 होगी। जब ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू 5 तो होगी, यानी सबसे छोटी वैल्यू 5 है। इसके ऊपर ये फंक्शन कहीं तक भी जा सकता है, हमको नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो नो मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसने ऐसा पूछा होता कि मिनिमम वैल्यू बताइए, तो हाँ x की वैल्यू -1 पे ये 0 हो जाती, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 5, यानी फिर ये बी आंसर होता। लेकिन केवल मैक्सिमम पूछा है तो एग्जिस्ट नहीं करती हमारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहा है एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m by n है। B is a matrix such that A, B dash and B dash A are both defined, then order of B is m by m, n by n, n by m या m by n। तो देखिए अब ऑर्डर की बात कर रहा है और ए बी डैश, ये बी डैश जो ट्रांसपोज है हम सब जानते हैं। तो थोड़ी बहुत मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट हमको यूज करने पड़ेंगे। हमको देखिए ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर उसने दे दिया है m by n। अब यहां पर a इंटू बी डैश जो डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब है इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी कि ये बेसिक प्रिंसिपल फॉलो हो रहा होगा। तो बी डैश का ऑर्डर कुछ भी हो, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगी जब बी डैश का ऑर्डर n बाई समथिंग रहा होगा। और ये ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज का मतलब साफ है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज किया होगा। इससे एक बात तो कंफर्म हो गई है कि जब हम इसका ट्रांसपोज वापस हटाएंगे तो ये n यानी जो अभी रो दिख रही है हमारी वो कॉलम बन चुके होंगे। तो बी में जो कॉलम्स हैं वो तो n है, ये बात तो पक्की हो चुकी है। अब रो की बात करें, देखिए अब ये कह रहा है बी डैश इंटू ए, बी डैश इंटू ए, तो ए में देखें तो देखिए m बाई n है। अब ये मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है, ये मल्टीप्लाई तभी हो रही होगी जब इसके रो बाई कॉलम में देखिए इसके कॉलम्स इसके रो के बराबर होंगे, यानी ये वाली वैल्यू m होनी चाहिए, तभी इनकी मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो अब ये भी ट्रांसपोज है, रो और कॉलम को वापस इंटरचेंज करेंगे तब जाके हमको b मिलेगी। तो ये जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे, यानी कि b में रो होनी चाहिए m, और n तो हमने कॉलम ढूंढ ही लिए उसके, यानी b का ऑर्डर होना चाहिए m बाई n, यानी कि देखिए डी ऑप्शन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो जिस तरीके से हम समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इन वीडियोस को बनाने में 50 क्वेश्चन को करने में बहुत मेहनत लगने वाली है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 6x square minus 7x, यानी कि इस कर्व पे बनने वाली सारी लाइंस जिनका स्लोप 0 होगा उनकी इक्वेशन क्या होगी। अब देखिए ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एक बार जो इसके चॉइस हैं यानी कि जो ऑप्शंस हैं उनको देखिए। इक्वेशन पूछ रहा है हमसे, देखिए 2449 इक्वेशन हो ही नहीं सकती, एक्स और वाई नहीं है, एक्स और वाई नहीं है, एक्स और वाई नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारे पास y इक्वल टू समथिंग मिल रहा है। तो आंख बंद करके इसमें लगा दीजिए क्योंकि ये तो इक्वेशन हो ही नहीं सकती, एक्स और वाई नहीं है। तो इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है सॉल्व करते वक्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th नंबर का। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस -1, 2, 4, 0, 3, 9। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस क्वेश्चन को हम। 4 ऑप्शन हमको दे दिए हैं, चाहे तो डिटरमिनेंट की हेल्प से कर लीजिए, चाहे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कर लीजिए। आइए देखिए, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 यानी माइनस का 9 प्लस x2 y3 माइनस y2 यानी कि 7 प्लस 3 2 माइनस 0। तो देखें जरा एरिया क्या आया हमारा, ये तो हो गया प्लस का 9 एंड प्लस 28 एंड 6। ओके, यानी कि a इक्वल्स टू 1/2
सारी वैल्यू पॉजिटिव है, हम मोड हटा सकते हैं हम। ये देखिए हमारा हो गया 9 प्लस 34, यानी कि एरिया आ गया हमारा 43/2 स्क्वायर यूनिट्स। 43/2 यानी ए। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें तो कुछ भी बताने लायक नहीं था, केवल और केवल आपको इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, गलत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to 3x⁴ plus 2x³ plus 2 at which tangent is parallel to x axis r, यानी कि इस कर्व पे बनने वाले वो पॉइंट बताइए जिन पर टेंजेंट पैरेलल हो x एक्सिस के। अब हमको पता है कि जब टेंजेंट पैरेलल होती है x एक्सिस के, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल करना पड़ेगा स्लोप ऑफ x एक्सिस के। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम सबको पता है कि dy/dx होता है, तो वो आ जाएगा हमारा 12x³ प्लस 6x², ये 0 हो गया। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको इक्वल टू करना पड़ेगा स्लोप ऑफ x एक्सिस के, जो कि होता है हमारा, यहां पर लिख देता हूं मैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये रहा हमारा 12x³ प्लस 6x², और स्लोप ऑफ x एक्सिस होता है हमारा 0। इन दोनों में से देखिए 6x² कॉमन ले लें तो बच्चा हमारा 2x प्लस 1 बराबर 0, और यहां से दो चीजों का प्रोडक्ट 0, यानी एक बार तो x की वैल्यू 0 आएगी और यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस की 1/2। अब x की वैल्यू 0 एक बार कर्व में पुट करी जाए, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो ये हट गया, ये हट गया, देखिए y की वैल्यू आ गई हमारी 2, तो एक पॉइंट तो आ गया हमारा 0,2। अब 0,2 एक बार चेक कर लें ऑप्शंस में, 0,2 ये रहा, देखिए 0,2 और कहीं भी 0,2 नहीं है, यानी कि आप x की वैल्यू -1/2 को जब यहां पुट करेंगे, थोड़ा बड़ा सॉल्व करेंगे, टाइम लगाएंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, अब जब एक पॉइंट कंफर्म हो चुका है कि 0,2 है, तो फिर इतना क्या सोचना, टाइम क्यों खराब करना, आप सीधे 0,2 वाले ऑप्शन पर टिक लगाइए, आगे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमको दिखाना तो किसी को है नहीं, हमें तो अपना टाइम सेव करना है। इसीलिए x की वैल्यू -1/2 मैं आपको दिखाई नहीं रहा सॉल्व करके, टाइम बचाइए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हमसे कह रहा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विद ईच एंट्री 0 and 1 आर, और 4 ऑप्शन दे दिए हमको। ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी का बहुत सिंपल वाला है। देखिए हमसे कह रहा है कि 2/3 की मैट्रिक्स बननी है। 2/3 का मतलब है हमारे पास लोकेशन है 6 अवेलेबल, 2 3 या 6 एलिमेंट हो सकते हैं, और केवल 0 और 1 को ही यूज करना है। तो 0 और 1 को यूज करना है, यानी कि जो 1 2 3 1 2 3, देखिए 2/3 2 रो और 3 कॉलम हो गए, यहां पर भी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, हर जगह पर दो एलिमेंट यूज कर सकते हैं, 2 2 2 2 2 2। तो कितनी, क्योंकि हमें एलिमेंट सारे चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल यहां पर चाहिए, यहां पर एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें सारे एलिमेंट चाहिए। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 को 6 बार इंटू करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 जो कि होता है 64, यानी कि ये देखिए, ये मतलब क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको बेसिक पता होना चाहिए और तुरंत खत्म करें, अगले क्वेश्चन में बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 18th fx is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is increasing on। अब आपको पता होना चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंडा क्या होता था, डेरिवेटिव 0 से बड़ा होना चाहिए हमारा, जिस इंटरवल में भी आ रहा होगा हम बता देंगे कि हाँ ये इंक्रीजिंग वाला है। ओके, सबसे पहले हमारा को करना है इसका डेरिवेटिव। ओके जी, f डैश x log 1 plus x का 1 अपॉन में 1 plus x और फिर 1 plus x का 1 माइनस, इसमें लगेगा हमारा क्वोशिएंट रूल 2 plus x का होल स्क्वायर। तो 2 plus x पहले ऐसे कैसा, ऊपर 2x का 2 माइनस, फिर ये 2x ऐसे कैसा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, तो यानी 1 अपॉन में 1 plus x माइनस ये 2 plus x का होल स्क्वायर ऐसे कैसा। अब देखिए एक ये बन गया हमारा 4 और ये 2x, इस 2x से 2x कट गया तो बचा हमारा केवल 4। और अगर हम इसका भी एलसीएम ले लें, हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए आंसर हमारा 2 plus x का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हमारा यहां पर आएगा
2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 के इंटू में हो जाएगा x प्लस 1। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो देखिए 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का मतलब 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस का 4x और ये माइनस का 4, माइनस का 4x माइनस 4 और अपॉन में ये दोनों टर्म्स हमारे पास है ही हैं, x प्लस 1 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए 4x से 4x हट जाएगा और 4 से 4, यानी कि f डैश x की वैल्यू हमारी आई केवल एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे डेरिवेटिव की ये आ गई। अब आप सोच के देखिए, ये स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अकेली वैल्यू एक ये बची है x प्लस 1। उसमें भी एक छोटी सी कंडीशन है, क्वेश्चन देखिए log 1 प्लस एक्स। हमको पता है कि log का डोमेन क्या होता है, हमारे पास log के अंदर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, यानी आप x की वैल्यू 0 तो पुट कर सकते हैं, लेकिन आप x की वैल्यू -1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि log का डोमेन होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 नहीं, -1 से केवल बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे 0 1 2 3 4, अन्यथा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा log हमारा। तो x की वैल्यू -1 -2, जैसी -2 -3 तो नहीं कर सकते पुट, -1 से भी बड़ी वैल्यूज हमको पुट करनी पड़ेंगी। तो -1 से बड़ी वैल्यूज, यानी कि अगर आप 0 की तरफ बढ़ते हैं तो 0 पुट करते हैं तब भी ये 1 पॉजिटिव, 2 पुट करते हैं तो भी 3 4, कुछ भी पुट करिए ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। ये दोनों स्क्वायर्स हैं, हमेशा पॉजिटिव आएंगे, यानी कि आप देखिए ऑप्शंस -1 से इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट से 0, माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। मैंने आपसे कहा कि x की वैल्यू -1 से आगे यानी टुवर्ड्स पॉजिटिव वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो हमको -1 से इनफाइनाइट तक हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये हमेशा हमारा इंक्रीजिंग ही आएगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी दी राइट वैल्यू। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है, a set of values of decision variables which satisfies the linear constraints and non-negative conditions of LPP is called its unbounded solution, optimum solution, feasible solution या none of these। अब आपको पता होना चाहिए LPP में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो टर्म्स यूज होती हैं, वो कुछ ऐसी होती हैं, अनबाउंडेड, फीजिबल, ऑप्टिमम वैल्यूज, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो उन वैल्यूज का सेट हमसे पूछ रहा है जो कि डिसीजन वेरिएबल्स की होती हैं। डिसीजन वेरिएबल्स यानी हमारे एक्स और वाई है ना, जो कि लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं हमारी इक्वेशंस, यानी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ऐसी वाली जो इन इक्वेशंस होती हैं उनको ये कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं इसमें। तो x और y की वो वैल्यूज जो उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एंड नॉन नेगेटिव कंडीशंस होती हैं हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन सब को सेटिस्फाई करने वाले रीजन को हम फिजिबल रीजन ही तो कहते हैं, क्योंकि फिजिबल रीजन ही वो रीजन होता है जो सारी शेडिंग के बाद हमको कॉमन मिलता है। तो यही वो हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन भले ही पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन घुमा रखा है जबरदस्ती लैंग्वेज को इसमें, और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रहा है 20 a point on curve y is equal to x minus 2 का whole square at which tangent is parallel to chord joining 2, 0 and 4, 4 is। अब फिर से बात आ गई है टेंजेंट पैरेलल होने की। तो टेंजेंट पैरेलल है यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट को इक्वल करना पड़ेगा हमको इन दोनों से बनने वाली कॉर्ड के, यानी कि पहले हम अगर dy by dx देखें क्या आ रहा है, dy by dx आएगा ट्वाइस ऑफ x minus 2 पहले तो, और फिर x minus 2 का डेरिवेटिव 1। ये हमारा जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल करना पड़ेगा इन दोनों से बनने वाली लाइन के स्लोप के, और दो पॉइंट से क्या आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए हमारा ये ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इक्वल हो गया 4 अपॉन 2 के, इससे ये कट गया 2 बार और 2 से कैंसिल, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू यहां बचा 1, यानी कि सॉल्व करने पर x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई, आप इसे कर्व में पुट करें, पूरा पॉइंट ढूंढने, उससे पहले देखते हैं x की वैल्यू 3 है क्या कहीं पर। देखिए x की वैल्यू 3 a में है हमारे पास, तो हम y की वैल्यू को चेक ही नहीं करेंगे, हम तुरंत
ए ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, x की वैल्यू 3 दिख रही है, पता है y की वैल्यू 1 आनी ही आनी है, क्योंकि और कहीं तो x की वैल्यू 3 है ही नहीं। तो इस तरीके से हमने पूरा सेक्शन ए पूरा कर लिया है। अब देखिए हमने आपको 20 आउट ऑफ 20 पूरे क्वेश्चंस दिखाए हैं करके, आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किन 4 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं जो आपके हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग हो, आप उन्हें छोड़ दीजिए। बचे हुए 16 क्वेश्चंस को करके जल्दी से जल्दी सेक्शन बी पर आइए। सेक्शन 1 हमने पूरा कर लिया है इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर सेक्शन बी के भी जो 20 क्वेश्चंस हैं हम इसी वीडियो में इंक्लूड कर दें, तो बेहतर यही होगा कि हम सेक्शन बी की वीडियो एक और बनाएंगे आपके लिए, और बहुत जल्द बनाएंगे। तब तक आप लोग इस सेक्शन ए की पूरी प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।